स्वागत है आपका न्यूज जेके। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नोन। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेपरलेस फाइल किए जाएं। इसके साथ ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने, पक्षों द्वारा लिखित दलीलें देने के लिए 27 जुलाई की समय सीमा तय की है। वहीं संविधान पीठ ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर ही सुनवाई करेगा। यह बेंच का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का टाइटल बदल दिया है। अब री आर्टिकल 370 के नाम से इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना हमारे साथ हैं, जो 370 के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है उसमें पिटिशनर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमित रैना जी। जिस तरीके की सुनवाई हुई, जिस तरह की रूपरेखा तय की गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, काफी समय से ठंडे बस्ते में था और आज लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। 2 मेजर बातें जो आज आई हैं, एक थी कि जो शाह फैजल और शहला रशीद का नाम पिटिशनर से हटा दिया गया है। दूसरा, जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है 370 का, उस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसको उस पर कंसिडर शायद नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से केस की सुनवाई को लेकर रूपरेखा तय की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से साफ किया कि वो संवैधानिक आधार पर सुनवाई करने जा रहा है। 2 अगस्त से सुनवाई होगी। एक रूपरेखा है बाज़ाब्ता, 25 जुलाई तक आप अपना जवाब दाखिल करें, 27 तक के बाद कोई पेपर सबमिट नहीं हुए। तमाम बातें जिस तरीके से हुई हैं, क्या आप मानते हैं कि अब केस जो है वो आगे बढ़ेगा और इस मामले में जो आवाज उठती रही है कि 370 को बहाल किया जाए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो टिप्पणी आई, उससे बड़ा ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी से जल्दी सुनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहता है। जहां तक 370 की बात है उसके वापस आने की, मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कई कारण है उस पर और मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई जजमेंट को, बट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है और केस के पेपर्स को देखते हुए, सबमिशंस को देखते हुए, कि 370 वापस तो नहीं आने वाला। आज जिस तरह की सुनवाई हुई, जिस तरह के आर्गूमेंट दिए गए, कई तरह की चीजें जो सामने आई, 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, आपकी सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है और हमारी तो यही विनती रहेगी कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्दी से जल्दी इस पे एक जजमेंट आए और 370 का जो ये तलवार लटकी हुई है हिंदुस्तान और कश्मीरियों के सर पे, उसे हटा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमित रैना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा ना उन्हें उम्मीद है और ना वो चाहते हैं कि 370 वापस आए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और आगे बढ़ेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए तारीख दिए जाने का स्वागत किया है। मुजफ्फर शाह ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुबश्शिर शाह हमारे साथ मौजूद है। आज याचिका भी दाखिल की, पिटीशन, क्या आपकी पिटीशन ले ली गई सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, पिटीशन इज एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारी पहले 2018 में 335 और 370 पे थी, जब 77 और 103rd अमेंडमेंट को लागू किया गया था, तो उसी वक्त हमने कहा था इट इज वॉल्यूशन ऑफ 35A एंड 370, और वो भी अब क्लब है इसके साथ में। और आज एक फ्रेश पिटीशन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारी लर्नड सीनियर काउंसिल मेनका गुरुस्वामी ने वो पेश की और उसको एडमिट किया गया और उसकी कॉपी वहीं पे कोर्ट में ही सॉलिसिटर जनरल को हाथ में दे दी गई। आज जिस तरीके से सुनवाई हुई, बहुत सारे सवाल आप उठा रहे थे, क्या आपके सवालों का कोई जवाब मिलता दिखाई दिया? कोई बात, आज आप ये मैटर खुल गया है। अब 2 अगस्त से आपको रेगुलर बैठना है इस पर, एक्सेप्टिंग 2 डेज, जो मंडे और वेंसडे, शायद मंडे एंड वेंसडे, यस, उसमें छुट्टी लेकर रेस्ट यू हैव टू हियर इट एंड कंक्लूड इट, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे तमाम वर्ल्ड की निगाहें हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, सो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को जस्टिस देंगे। एक सवाल जो था वो केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर के था, एफिडेविट को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। क्या आपको मेरी नजर में वो इट हैज नो वैल्यू। आप जी लाएं एफिडेविट और मुझे कहें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, उनको सुना जा रहा है, और आप कह रहे हैं जी G20 मैंने करा दिया, मैंने यहाँ नौकरी दे दी, मैंने यहाँ सड़क आपकी साफ करा दी। सो आप पहले ही आपने हथियार छोड़ दिए हैं, आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, क्योंकि ये केस ऐसा है कि इसको सही से सुना जाए। अब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल बी डिसमिस्ड। लेकिन केंद्र सरकार ने खास तौर से खुद भी कहा कि इस हलफनामे में जो बातें कही गई हैं उनको संवैधानिक या लीगल आधार जो है उसके मुकाबले में काउंटर दलील के तौर पर पेश न किया जाए। सर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ये लीगल इश्यूज हैं। केस हमारा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने में है। बहुत बड़ी विक्ट्री है जो हमने 4 साल से लगातार इसके पीछे लगे, और आज आपने देख लिया कि टाइम आ गया। इट हैज बीन ओपन्ड। Even the Honorable Supreme Court of India could not have held it back. It is their bounden duty. एक आखिरी सवाल जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, शाह फैसल और शहला राशिद दोनों ने अपनी अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज। कितनी पिटीशन बची और क्या लड़ाई है मजबूती से लड़ी? मुझे पूरा मालूम, आई थिंक इट्स 21+. I don't have the exact number. क्या उम्मीद कर रहे हैं? We'll win this case hands down. There is no other way. तो साफ तौर पर थे मुजफ्फर शाह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुनवाई की है न सिर्फ उससे संतुष्ट हैं वो, बल्कि एक दावा कर रहे हैं कि हम इस केस को जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 मामले पर केंद्र की स्थिति कमजोर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें जीत की पूरी उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर न्यूज़ 18 संवाददाता शबीर मीर से खास बातचीत की। वाइस प्रेसिडेंट और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, जो अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर था, हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ा मौका। उमर साहब, पहले अपनी दादी को किस तरह याद करते हैं? मतलब को जिस तरह सब याद करते हैं, मादर मेहरबान का खिताब दिया था उनको। हर किसी को मतलब मोहब्बत के नज़रिए से देखती थी, और उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि सबसे गरीब लोग, सबसे बिछड़े हुए लोग, सबसे मुश्किल में लोग जो हैं उनको मदद पहुँचे, और ख़ासकर ख़वातीनों के लिए उन्होंने बहुत सी ऐसी स्कीमें शुरू की जिसका आज तक फ़ायदा पहुंचा है लोगों को। सियासत में भी उनका एक अपना ही रोल रहा। 2 बार पार्लियामेंट जा चुकी हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्होंने वहाँ भी नुमाइंदगी की। बहुत सारा कुछ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस, मिस्कीन बाग, बहुत कुछ चीज़ें। आपकी अपनी यादें, ये तो एक सियासी एक पस मंज़र है, उनके जो फलाही काम है, सोशल वर्क, आपकी अपनी यादें, पर्सनल यादें कुछ उनके साथ बैठ के लंच डिनर खाना, और बहुत आहिस्ता खाया करती थी वो, और हमेशा हम उनके साथ मजाक किया करते थे, खासकर लंच टाइम पे, कि दादी जी आप खाते रहिए, शाम के चाय तक आप यहीं पे होंगे, हम वापस आ जाएंगे तो चाय आपके साथ पी लेंगे, आप तब तक अपना खाना खाते रहेंगे। हमेशा मतलब चाहे लंच हो डिनर हो, बहुत आहिस्ता खाया करती थी। और मेरे नेफ्यू हैं, उनको भी आहिस्ता खाने की आदत है, तो हम अक्सर उनको छेड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी दादी की रूह आप में जा चुकी है, आप भी उन्हीं की तरह आहिस्ता खाते हो। मौके 370 के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में है, एडिशनल एफिडेविट एक आया है, किस तरह देखते हैं जिस तरह उस एफिडेविट में बातें की गई है सेंट्रल? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में ही देना बेहतर होगा। हमारी पार्टी के साथियों के 2 पिटिशन हैं, एक हमारे जस्टिस मसूदी साहब और अकबर लोन साहब का, और एक हमारे जज मुजफ्फर साहब का। तो जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल हुआ है
उसमें जो मैंने देखा है ज़्यादातर तो पॉलिटिक्स की बात की गई है, डेवलपमेंट की बात हुई है, G20 की बात हुई है। हमें कानूनी जवाब चाहिए कि हम कहते हैं इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये जो चीज़ें हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। वो तो सही बात है, लेकिन मुमकिन है कि उन चीज़ों का जवाब उन्होंने मेन एफिडेविट में दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू होने दीजिए, बातें वहीं पे होंगी। उम्मीदें कितनी हैं? अब 4 साल लगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में, उसी से पता चलता है कि हमारा केस इतना मजबूत है। अगर हमारा केस कमज़ोर होता, यकीन माने ये हफ्तों के अंदर अंदर उस पर सुनवाई शुरू करते। इतना वक्त लगा उनको क्योंकि कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गईं 5 अगस्त 2019 को। आप पॉलिटिकली उसको जिस तरह भी पैकेज करें, आप उसको G20 और टूरिज्म और उन सब चीज़ों के साथ मिलाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गलत हुआ, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस चीज़ का जवाब सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं एक तरीके से ब्लॉक किया गया कि ये लगे ना, पेटिशन लगे ना? इन्होंने कोशिश भी नहीं की। गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है, अगर वो कुछ चाहते हैं कि उसकी सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की जा सकती है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट। आपने तो कोशिश की थी। हमने तो की, हम गवर्नमेंट है नहीं ना। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि लगने नहीं दी एक तरीके से, तो ये है कि 4 साल बाद उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की ना कि लगना चाहिए। अगर उनका केस स्ट्रांग होता, वो खुद चाहते कि इसमें सुनवाई हो, वो खुद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करते कि मेहरबानी करके इसमें सुनवाई शुरू की जाए। नहीं किया उन्होंने, खामोश रहे। वो चले, शुक्र इस बात का हम करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब यहाँ आए और सारे जज यहाँ आए, और शायद यहाँ पे उन्होंने माहौल देखा और फिर वापस जाके इसका डेट लगा। देर आए दुरुस्त आए। यूसीसी पे बहुत सारी बातें, कुछ लोग एक राय ये बन रही है, कुछ सर्वेज भी आ गए हैं कि देखिए जी, जेंडर इक्विटी पे, शादियों पे कई खवातीन जो है मुसलमानों के बात हो रही है कि वो चाहती हैं कि ये चीज़ों पे कानून बने, एक कॉमन कानून हो। उस पे क्या कहेंगे? आपने कोई प्रपोजल देखा है यूसीसी का? भी मैंने तो नहीं देखा। इसमें कोई क्या इसमें शामिल होगा, क्या नहीं होगा, आपने देखा? मैंने तो कोई प्रपोजल नहीं देखा। तो हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? मैं अगर किसी चीज़ की मुखालफत करूं या किसी चीज़ की हिमायत करूं, मेरे सामने कुछ होना चाहिए ना, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई प्रपोजल हो। अभी तक तो कोई प्रपोजल आया नहीं है। हम आसमान में बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। प्रपोजल आ जाए, पार्लियामेंट के सामने पेश हो, उसके बाद अगर इसमें कोई ऐसी बात है जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो, उसको हम अपोज करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सामने कोई प्रपोजल है नहीं। हम अपोज किस चीज को कर रहे हैं? तो इतनी बातें, इतनी बहस किस पे थी? आप मुझे बताइए, ये तो ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शायद एक तकरीर में यूसीसी की बात की, कहा कि ये होना चाहिए, लेकिन एजेंडा तो नहीं है ना, कोई प्रपोजल नहीं है। एजेंडा तो बीजेपी का है। एजेंडा बीजेपी का है, लेकिन हम उस एजेंडा के साथ नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि खवातीनों के लिए और इन चीजों के लिए सर्वे, लेकिन मैं अगर अपोज करूं तो किस चीज को अपोज करूं? मेरे सामने कोई ऐसा प्रपोजल हो जिसको हम डिस्कस करके अपोज करें। फिलहाल तो आप सिर्फ यूसीसी का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आप हमसे कह रहे हैं कि हम इस पे टिप्पणी करें। अब बीजेपी के एजेंडा के हम खिलाफ हैं, लेकिन जहां तक यूसीसी का सवाल है, हम कहते हैं ना, पहले प्रपोजल आ जाए, उस पे हम देखें कि इसमें क्या शामिल किया हो, उसके बाद हम इसकी मुखालफत करेंगे। एक ट्रिकी सिचुएशन है। कई बार आपने, जब हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि बीजेपी चाहती है कि उनकी पिच पे खेलें, वो मसले उभारें और बाकी बयानात दें, उन पर डिस्कशन हो जाए। हम डिस्कस कर नहीं रहे ना, हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में प्रपोजल आ जाए, उसके बाद इस पे डिस्कशन होगा। डिस्कस आप कर रहे हो ना, मैंने यहाँ से बात नहीं छेड़ी। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपको वाकई नहीं लग रहा है कि इस पे, क्योंकि अभी प्रपोजल नहीं है, कोई इन प्रिंट में नहीं है, तो बीजेपी चाहती है कि इस पे बात हो पूरे मुल्क में? वो सवाल आपको बीजेपी से करना होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ बीजेपी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर सकता हूँ।
तोमर अब्दुल्ला से शब्बीर ने कई सवालात किए थे, जिनमें खासतौर से एक सवाल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो सुनवाई होनी है 2 अगस्त से रोजाना की बुनियाद पर, सिर्फ मंडे और फ्राइडे को छोड़कर साइड से सुनवाई होनी है। तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उम्मीद है कि इसमें खातिर खा नतीजा जैसा वो चाहते थे कि ये जो फैसला आएगा वो हमारे हक में होगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। उप राज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में एक बैंड प्रदर्शन सरगम का आयोजन किया, जिसमें नौसेना के संगीतकारों और एक लोकप्रिय स्थानीय बैंड दशहट्स के संगीतकारों ने परफॉर्म किया। इस अवसर पर एनजी लद्दाख बीडी मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। जम्मू कश्मीर में नगर पालिका चुनाव कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूटी के वार्डों, परिषदों और नगर पालिका समितियों के लिए अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामित कर दिया है। क्राइम ब्रांच के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम नून। कश्मीर में तैनात होंगे कोबरा कमांडो। जी हां, कश्मीर में तैनात होंगे कोबरा कमांडो। आतंकवाद को खत्म करने के लिए तैनात होंगे कोबरा कमांडो। कश्मीर में तैनात होंगे सीआरपीएफ। कोबरा कमांडो जंगल के जाबाज शहरों में दिखाएंगे अपनी ताकत। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कमांडो श्रीनगर में होंगे। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू में और जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में तैनात होंगे कोबरा कमांडो। आतंकवाद को खत्म करने के लिए होगी इनकी तैनाती। कोबरा कमांडो कश्मीर में तैनात होंगे। सीआरपीएफ कोबरा कमांडो जंगल के जाबाज शहरों में दिखाएंगे अपनी ताकत। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कमांडो श्रीनगर में होंगे तैनात। और इसका एक ही मकसद होगा, वो मकसद है कि आतंकवाद को खत्म करना। तो कश्मीर में कोबरा कमांडो को तैनात किया जाएगा। आतंकवाद को खत्म करने के लिए होगी कोबरा कमांडोज की तैनाती। और ये जो जिन्हें जंगल के जाबाज कहा जाता है, इनकी तैनाती शहरों में होगी ताकि वो अपनी ताकत दिखाएंगे आतंकवाद के खिलाफ। अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, इस बारे में और क्या डिटेल्स हैं? कब से तैनाती होगी, किन जगहों पर होगी, क्यों होगी तैनाती, क्या होगा इनका उद्देश्य? जी विकास, जैसे कि ये कोबरा कमांडो जो हैं वो अब तक जो होते थे उसी में ही इनकी तैनाती, पर अब वहां से क्योंकि नक्सल काफी कम हो गया है तो वहां से इनको कोबरा कमांडो को जो बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, इनके पास बहुत सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, ये
यंग फोर्स मानी जाती है सीआरपीएफ की। सबसे जो जवान जो कमांडोज होते हैं उसमें भर्ती होते हैं, उनको जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया है। और अब जो है ये इनकी तैनाती की जा चुकी है। ये मई महीने में यहाँ जम्मू एंड कश्मीर आए थे, उसके बाद इनकी अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग होने के बाद इनको जो है अब कोई भी ऑपरेशन में जब भी जो वैली क्यूएटी है वो उसके साथ इनको अटैच किया गया है अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद वो जहां जहां जाएंगे वहां पर कोबरा कमांडो के 205 कोबरा कहते हैं उसको, वो इनके साथ जाएगी। और जल्द ही जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जल्द ही जो है ये ऑपरेशंस भी लीड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जंगल वॉरफेयर में बहुत ज्यादा महारत इन्हें हासिल है। सेंटर की इकलौती ऐसी फोर्स है जिसने बड़ी बड़ी फोर्सेज एनएसजी तक को ट्रेनिंग दी है। अब वो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, तो जम्मू और कश्मीर में क्या इनकी तैनाती खासतौर से ऐसे मौकों पर होगी जब कभी कोई आतंकवाद की घटनाएं सामने आती हैं? जैसे अभी हालिया दिनों कुछ एक जिलों में, सरहदी जिलों में इस तरह के वाकयात सामने आए थे कि उन्होंने आतंकवादियों ने जो है अपनी उनका एम था उसे अंजाम दिया, फिर वो जंगल में चले गए। तो क्या ऐसे मामलों में खासतौर से उनको स्पेशली असाइन किया जाएगा या फिर 24/7 इनकी तैनाती जो है जगह जगह पर होती रहेगी? जी विकास, ये स्पेशल ऑपरेशंस होंगे आतंकवादियों के खिलाफ, उसमें इनकी तैनाती की जाएगी और इनको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। 3 टीम्स हैं जो कि बनी हैं और क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से जगह बताना कि कहाँ पर रहेंगी कहाँ पर होंगी वो ठीक नहीं होगा, तो इसलिए ये सब जगह पर, चाहे वो अर्बन हो एरिया हो, चाहे शहरी एरिया हो, चाहे वो जंगल एरिया हो, ये सब जगह पर जो है अपना इनकी तैनाती रहेगी और ये नक्सल से होंगे, उसमें ये भाग भी लेगी और लीड भी करेगी। जी अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बहुत ही अहम खबर है जहां तक बात है आतंकवाद से निपटने की और जम्मू कश्मीर में शांति को लगातार कायम रखने की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें ये काफ़ी अहम एक मोड़ होगा और कश्मीर में तैनात होंगे ही नहीं बल्कि जैसा कि अभी हमारे नुमाइंदे अंकुर ने बताया कि बाकायदा उनकी तैनाती हो चुकी है। उन्हें वक्तन फ़ौक्तन जैसी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें स्पेशली असाइन किया जाएगा स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर इन्होंने नक्सलियों को कमज़ोर किया है, नक्सलियों के खिलाफ इन्होंने कामयाब जो है लड़ाई लड़ी है, तो इसी कोबरा कमांडो को अब जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।